जैसे आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपने अगर बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो जो पहला आपको प्रॉब्लम फेस होगा, मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़रूर फेस करने को मिलेगी, जो मैंने महसूस किया है। क्योंकि एक प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड दिस इज़, अगर आपको अब ऑकवर्ड नहीं महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है, हाँ, यही इसका लैंग्वेज है। ऐसा कोई नहीं था जो मुझे ये बताए कि कैसे आपको जाना है। सो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज 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 अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट वर द सर्टेन पैरामीटर्स दैट आई फॉलोड व्हेन आई वाज अ बिगिनर इन इंग्लिश लैंग्वेज, and what were the certain challenges that I faced. I will tell you in this video that what were the major resources that I followed in my earlier days, and how should you go, uh, how should you come up with the English language, and what will be the major resources that you should follow for your speaking as well as your learning and understanding and enhancing your English language. तो मुझे लगता है कि आपको कुछ जो चीजें बताऊंगा मैं, उसे आपको फॉलो करनी चाहिए। और इफ यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, डू नॉट वरी अबाउट इट। इंग्लिश लैंग्वेज इज नथिंग बट अ लैंग्वेज एज लाइक और हिंदी, तमिल एंड बंगाली एज लाइक दिस। तो आपको ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। और एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट मैं ऐसा फील करता हूँ कि लैंग्वेज कहीं से भी बाधा नहीं है। एंड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, 2 पॉइंट बताया था कि हाँ, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। अब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट वर द मैंने क्या रिसोर्सेज ऐसे फॉलो किए थे। और मेरे पास ऐसे ऐसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे ये बताए कि कैसे आपको जाना है, कैसे आपको परस्यू करना है अपने लर्निंग को, कैसे आपको किस किस स्टेज से आपको होके गुजरना है आपके इस अंग्रेजी सीखने के दौर में। ऐसा कोई नहीं था, इवन चेक करने वाला भी कोई ना था। तो ये सभी चीजों को फेस करके जो मैं आगे आया हूँ, तो मेरे जो जो अनुभव है, आपको सर्टेनली हेल्प करेंगे कि जब आप बिगिन करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, आप जब शिफ्ट होना शुरू करोगे, तो मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि आपको ये चीजें जरूर फेस करने को मिलेगी, जो मैंने महसूस किया है। क्योंकि एक प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं। एक प्योर हिंदी मीडियम, प्योर मतलब समझ रहे हो ना आप, शुद्ध हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हूँ। मैंने 9 महीना शुद्ध रूप से हिंदी मीडियम की तैयारी की, हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी की है। एंड यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू नो अबाउट यूपीएससी, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच good and standard words are used in answer writing of UPSC. While preparing for UPSC, when you will go to write any answer, you will understand the standard words that have been used in the UPSC answer writing. तो हिंदी मीडियम से जो मैं सर्टेन वर्ड्स का यूज करता था, समसामयिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, राजनैतिक, जैसे विचार विमर्श, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड वर्ड हिंदी के शुद्ध वाला वो यूज करता था मैं। तो मुझे उसका भी नॉलेज था। बाकी जब रिजल्ट आया तो हाउएवर आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ नाउ। एंड मैं आपको बताता हूँ, चलिए, कि आखिर किस तरह से जो प्रोसेस है आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो पहला फर्स्ट स्टेप है, तो पहले स्टेज में क्या आपको देखने को मिलेगा कि आप जब जैसे आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपने अगर बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो जो पहला आपको प्रॉब्लम फेस होगा, वो आपको पढ़ने में फेस होगा। जैसे अगर कोई चीज जैसे लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा होगा स्टिकी लिखा होगा, तो आप उसको कुछ और पढ़ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत होगी। अगर मान लो जैसे अभी तो मेरे वर्ड में वो जैसे स्ट्रगल यूज हो गया, वर्ड हो गया, तो इसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकता है। सर्टेन वर्ड जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो इम्प्लीमेंटेशन को आपको पढ़ने में, जैसे इम्प्लीमेंट ऐसे कुछ करके आप वोकैब्स को अच्छे से यूज नहीं करोगे। तो पहला आप ये जो है, ये आप पहला, जैसे कॉन्सोलिडेट हो गया, तो कॉन्सोलिडेट को आप कॉन्सोलिडेट नहीं करके कंसोलिडेटेड पढ़ोगे, चाहे कॉन्सिलिडेटेड पढ़ सकते हो इसको। तो वोकैब आपको जो आप जो यूज करोगे ना, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरा आपको बताता हूँ, आप जब दूसरे आपको मान लो पढ़ना आ गया, आप पढ़ ले रहे हो, तो दूसरा क्या होगा, जब आप पढ़ोगे, एक लाइन पढ़ोगे, दूसरे लाइन पढ़ोगे, तो पहले लाइन में क्या होगा ना कि आपको कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी, जैसे मान लीजिए वाज सॉक्ड लिखा होगा, ठीक है। और हम लोगों ने शुरू से ये पढ़ा है कि वाज प्लस वर्ब 3 देखने को नहीं मिला है। हम लोग को वाज प्लस वर्ब 4 ही देखने को मिला है टेंस वगैरह में। तो हम लोग शुरू से यही चीज देखते आ रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा वाज सॉक्ड, अब वाज डिलीवर्ड, ऐसे आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो आप काफी सोचने लग जाओ कि वाज प्लस वर्ब 3 कैसे लग गया।
तो ये सभी चीजों को देखने के लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। वो डीप नॉलेज क्या है, जैसे वाज प्लस वर्ब थ्री जब पैसिव बनाया जाता है तब वो लग जाता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने की जरूरत है। आई डोंट थिंक, मैंने तो नहीं पढ़ा था। मैं आपको ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर पूरा टेंस बता चुका हूँ। टेंस के साथ कुछ रूल्स बता चुका हूँ कि कैसे आप सेंटेंस बनाते समय कुछ रूल्स का ध्यान में रखेंगे। ये मैंने पूरा, आप जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। अब आप जब जाओगे, जब आप मतलब मान लो कि आपको अब वाज शब्द का आदत हो गया, आप देखते देखते आदत हो गया कि हाँ मतलब अटपटांग अटपटांग, अपने अनुभव से आपको लग रहा है कि अटपटांग वर्ड है, लेकिन आपको अनुभव हो गया है कि ठीक है अटपटांग ही सही, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा कि राम वाज गोइंग इन, ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा। हम लोगों ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं कि इन के बाद कुछ और भी होता होगा, है कि नहीं। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड दिस इज, ऐसे ऐसे कोई सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड दिस इज, और इज पे जाके फुल स्टॉप लगा देगा। तो आपको ऐसे भी वर्ड्स, ऐसे भी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको डरना नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का ही हिस्सा है। जब आप ये फेस कर लोगे, ये स्टेज आप पार करोगे, तो आपको थर्ड स्टेज देखने को मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड दिस इज, अगर आपको अब ऑकवर्ड नहीं महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है हाँ यही इसका लैंग्वेज है, तो अब आप तीसरे स्टेज में जाओगे। अब क्या जाओगे, अब आपको उसमें, जब आप पहला सेंटेंस पढ़े, दूसरा सेंटेंस पढ़े, आपको इज एम आर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वाज प्लस वर्ब थ्री इसमें प्रॉब्लम होगा। तीसरे स्टेज में क्या होगा कि आपको, जैसे मान लीजिए कुछ सिंपल भी अगर सेंटेंस है ना, तो मान लीजिए अगर आपको उसका वर्ड का मीनिंग भी पता हो, मान लीजिए कि कोई भी वैसा सेंटेंस है उसका वर्ड का आपको मीनिंग पता है, सभी वर्ड्स का आपको मीनिंग जानते हो आप, ठीक है, फिर भी आपको उस सेंटेंस का पूरा थीम क्या कह रहा है ये पकड़ने में आपको दिक्कत होगा। यही नहीं समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये, आपको ऐसे प्रॉब्लम्स होगी। ये सभी चीजें आपको पूरा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो और जो अब देखिए, जैसे ये आपको वर्ड का मीनिंग पता है लेकिन थीम समझ में नहीं आ रहा है, ये तीसरा प्रॉब्लम हो गया। चौथा प्रॉब्लम क्या होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। चौथा प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आपको थीम मान लीजिए समझना आने लग गया कि हाँ ठीक है, प्रीटेक्स्ट के हिसाब से आप थीम थोड़ा बहुत समझ रहे हो, तो अब चौथा में क्या होगा, आपको वोकैब नहीं समझ में आएगा। कोई मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्ड है जो थोड़ा भारी है, स्कैरसिटी लिखा है, कंसोलिडेट लिखा है, इम्प्लीमेंट लिखा है, एस्पेक्ट लिखा है, ठीक है, कोई भी वर्ड है, रेग्रेसिव लिखा है, ऑपरेशन लिखा है, चाहे आपको लिखा है, चाहे आपको डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, चाहे आपको कोई भी वर्ड है जो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको वोकैब में दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि अरे यार इसका मतलब नहीं पता, फोइज का मतलब नहीं पता, आपको छोटा छोटा वर्ड भी आपको दिक्कत करेगा। इब का मतलब नहीं पता, ये क्या है, कैसे क्या बोल रहा है। अब जब आपको वोकैब ही नहीं समझ में आएगा, मान लीजिए पहले वोकैब समझ में आ रहा था, तो वोकैब समझ में आ रहा था तो आपको वो थीम पकड़ने में दिक्कत हो रहा था। अब आपको जब वोकैब नहीं समझ में आ रहा है तो थीम कैसे पकड़ोगे, ठीक है। तो आपको जब वोकैब समझ में आएगा तो थीम नहीं समझ में आएगा कभी कभी, और जब वोकैब जब थीम समझ में आ जाएगा तो आपको वोकैब कोई नहीं आएगा, तो वोकैब नहीं आएगा तो आप पूरा सेंटेंस नहीं पकड़ पाओगे। एक सेंटेंस अगर आप पिछले प्रीटेक्स्ट में एक सेंटेंस आप छोड़ दिए, नहीं समझ में आया, तो सेकंड सेंटेंस के बाद थर्ड सेंटेंस फिर आपको दिक्कत करेगा, फिर उसका थीम आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो ये जो है 3-4 प्रॉब्लम जो मुझे लगा मैंने फेस की थी, और बाकी जो भी वीडियोस है, जो भी चीजें हैं मैं आपको फिर आगे बताता रहूंगा, और यही सब चीजें रही। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको और जो भी ये जानकारी, आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे टेकल डाउन करोगे, कुछ और भी प्रॉब्लम्स जो फेस, अभी तो मुझे यही दिमाग में आ रहा है, तो और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मैं आपको और भी वो करके सोचूंगा, और आपको कल वीडियो में या फिर परसों फिर आपको वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर आपको ये चीज से हेल्प मिली होगी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। अब आपको टेकल कैसे करना है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अब वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।